हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैक ऑल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू है, जिसमें आज ये जो आप सामने चैप्टर 7 देख पा रहे हैं, ये क्लास 8 की जो हमारी हिस्ट्री चल रही है कक्षा 8 की, उसका ये चैप्टर नंबर 7 है। इससे पहले कक्षा 6 की कंप्लीट हो चुकी है हिस्ट्री, कक्षा 7 पूरा पढ़ा चुके हैं। 8 में इस चैप्टर के बाद एक और चैप्टर बचेगा, फिर कक्षा 8 की हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी और जियोग्राफी हम पहले ही कवर करा चुके हैं। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एज इट इज़ पूछे गए हैं और परिवर्तन की दिशा में उठते कदम किस तरीके से चेंजेज आए, किस तरीके से हम यहाँ पे देखिए राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश किस तरीके से राजा राममोहन राय के द्वारा की गई, उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, है ना। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं। प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर से कब क्वेश्चन नहीं पूछता, हमेशा पूछता चला आया है। और यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे। लड़कियाँ यहाँ से स्कूल भी जाने लग गई और कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। इन सब चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलेंगे। महिलाओं के बारे में महिलाएं भी लिखने लगी और इस तरीके से देखिए पंडिता रमाबाई के बारे में हम लोग जानेंगे आज की इस क्लास में। और बाल विवाह अधिनियम जो था उसके तहत किस तरीके से उसको निषेध अधिनियम पारित किया गया 1929 में, तो वो आज हम लोग समझेंगे। और यहाँ से जाति और समाज सुधार को जानेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल, है ना। तो समानता और न्याय की मांग यहाँ पे उठने लगी। यहाँ पे श्री गुरु नारायण श्री जी का फोटो है। गुलामगिरी से क्वेश्चन कब नहीं पूछता बताओ आप ऐसे उसमें PYQ उठा करके देख लो। गुलामगिरी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योतिबा राव फुले जो थे, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। और इसी तरीके से क्लास हमारी आगे चलती चली जाएगी। मंदिर में कौन जा सकता था, कौन नहीं जा सकता था, किनको जो है मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, इन सब चीज़ों को समझेंगे। और गैर ब्राह्मण आंदोलन को जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की होने वाली है। ब्रह्म समाज की स्थापना किस तरीके से हुई, डेरोजियो एवं यंग बंगाल, ठीक है। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे। इस तरीके से यहाँ से प्रार्थना समाज, है ना, वेद समाज, अलीगढ़ आंदोलन, कितने ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। ये सिंह सभा आंदोलन, इस तरीके से हम इस क्लास को आज खत्म करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी क्लास में आज तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी। आजकल मध्यम वर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ भी पढ़ती हैं, यानी कि लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। एक ही क्लास में एक ही सीट पर बैठ करके भी आजकल पढ़ते हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियाँ करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि बालिग नहीं होंगे तो शादी नहीं हो पाएगी, या मतलब हो तो जाती लेकिन ठीक नहीं है। कानून के हिसाब से बालिग होना जरूरी है। कानून के अकॉर्डिंग वे किसी भी जाति और समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं, ठीक है, ये पूरी छूट है। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। बहुत सारी महिलाएं हैं जो, ये नियम तो हैं, कानून तो ये हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने ये अधिकार नहीं ले सकती, उनको अपने अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा के अनुसार पति तक नहीं चुन सकती हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी जिसके साथ बितानी है उसको तक अपने मन से नहीं चुन सकती हैं। 200 साल पहले हालात बहुत अलग थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे और रखते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। वो अपने पति के साथ, जिसको हम सती प्रथा के नाम से जानते हैं। इस तरह स्वेच्छा से कुछ पत्नियां अपनी इच्छा से चिता पर जाकर के बैठ जाती थी और कुछ को ज़बरदस्ती जो है कि उनको चिता पर बैठा दिया जाता था और वो भी साथ में निपट जाती थी। तो महिलाओं को सती कह करके महामंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ होता है सदाचारी महिला। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की अक्सर कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। ऐसा जो है कि पहले ये प्रचलन था, ऐसा माना जाता था, लोग ऐसा मानते थे।
सती बाल थाजर सॉल्विन के द्वारा बनाया गया एक चित्र है। यहाँ पे भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों के द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से एक पिक्चर यहाँ पे ली गई है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्री पुरुष में ही फर्क है, लोग जातियों में बटे हुए थे, समुदायों में बटे हुए थे। ऊंच नीच की भावना थी, अछूत की भावना थी। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे कि हम ऊंची जाति के लोग हैं। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, क्या कहा जाता था? वैश्य कहा जाता था, उनका स्थान इसके बाद आता था। ठीक है भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर व्यापारी, महाजन, है ना। तो इस तरीके से इनका स्थान था। फिर काश्तकार आते थे, बुनकर और कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को ऊंची जाति का मानते थे। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे आपके व्यापार और महाजनी, इन सबसे जुड़ी जातियों, जिन्हें अक्सर वैश्य कहा जाता था, उनका स्थान आता था। वैश्य के बाद फिर काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे और इनको शूद्र कहा जाता था। काश्तकार, बुनकर, कुम्हार को क्या नाम दिया गया? शूद्र कहा गया। व्यापारी, महाजनी, इनसे ये सब, इनको क्या कहा गया? वैश्य कहा गया। ठीक है। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं, शूद्र से नीचे जो जातियां थीं, जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थीं जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे कि ये काम जो है वो बड़ा गंदा है, ये दूषित काम है। जो लोग ऐसे काम करते थे, ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी, ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। ठीक है, कहने का मतलब है शूद्र से भी नीचे एक और श्रेणी थी, जो लोग शहरों को साफ रखते थे, गंदगी साफ करते थे। ठीक है, उनको जो है अछूत माना गया। और जो ऊंची जाति के लोग थे वो मानते थे कि ये काम जो है ये गंदा है, नीचा काम है, दूषित काम है, इसको यही लोग करेंगे। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुएं से ये लोग पानी तक नहीं पी सकते थे। ठीक है, या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट, तालाब पर नहाने की छूट भी इनको नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। इन लोगों को क्या माना जाता था? कि ये लोग निम्न दर्जे के लोग हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे, कानून और नज़रिए धीरे धीरे क्या हुए? उनमें परिवर्तन आया, धीरे धीरे बदलाव आया। कैसे परिवर्तन आया वो हम यहाँ पे समझेंगे। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम देखिएगा। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। भाई, जब 19वीं सदी शुरू हुई तो वहाँ से सामाजिक जो रीति रिवाज चले आ रहे थे, उनमें कुछ न कुछ जो मूल्य मान्यताएँ थी, उनमें कुछ बहस शुरू हुई। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की ये भावना नहीं होनी चाहिए, इनमें थोड़ा चर्चा शुरू हो गई। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। अब यहाँ पे पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तिकाएं छप रही थी, तो जाहिर सी बात है लोगों की सोच बदल रही थी, नज़रिया बदल रहा था, है ना। और तो उसी तरीके से विचार विमर्श में भी परिवर्तन आया। जब सोच में परिवर्तन आएगा तभी आपके विचार बदलेंगे। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुँच में भी थी, जिनको हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे, उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख भी सकते थे। आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे जो पत्रिकाएं छप रही थी, अखबार छप रहे थे, और अपनी भाषा में लिख भी सकते थे, अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच भी चर्चा अब होने लगी थी, यानी कि अब चर्चाओं में महिलाएं शामिल होने लगी थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय इसी तरह के एक सुधारक थे। कौन? राजा राम मोहन राय जो हैं वो इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से
एक सुधारवादी संगठन बनाया था जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। लाइन को नोट कर लीजिए, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रह्म सभा की स्थापना या सुधारवादी संगठन की स्थापना किसने की? तो वो राजा राममोहन राय ने की थी। कहाँ की थी? इन्होंने कलकत्ता में की थी। राममोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। समाज में परिवर्तन भी जरूरी है। लोग छुआछूत मान रहे हैं, है ना। स्वर्ण जाति के लोग अछूत लोगों को, इनको जो है पानी तक नहीं पीने दे रहे हैं, जिस नल से वो पानी पीते हैं। तालाब पर, जिस घाट पर वो नहाते हैं, इनको नहाने तक नहीं देते। मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। ये सब चीज़ें चल रही थी, तो इनसे छुटकारा पाना जरूरी था। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। अगर वो नए तौर तरीकों को अपनाने के लिए तैयार होंगे तभी तो पुराने छोड़ पाएंगे, है ना। तो इसके लिए पहले इन्हें तैयार करना जरूरी था कि जो नई चीज़ें हैं उनको ये लोग एक्सेप्ट कर पाएँ। यहाँ पे जो फोटो है राजा राममोहन राय, रेमब्रांड पील के द्वारा बनाया गया चित्र 1833 का, ये राजा राममोहन राय का चित्र है यहाँ पे। ओके, चलिए अब आगे समझते हैं। देखिएगा, राममोहन राय जो हैं ये देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध करके रखा जाता था कि तुम सिर्फ घर का काम करोगे, तुम चूल्हा चौका बर्तन करोगे। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त भी नहीं दी जाती थी। उस समय विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की गई। राममोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी कि ये सती प्रथा पहली बात तो बंद होनी चाहिए। जिस दिन सती प्रथा बंद हो जाएगी बहुत सारे बदलाव अचानक आ जाएंगे। राममोहन राय संस्कृत, फारसी और अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे, उनको अच्छा नॉलेज था। उन्होंने अपने लेखन के जरिए ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। उन्होंने अपने लेखन के जरिए ये सिद्ध करने का प्रयास किया, क्योंकि अगर वो ये सिद्ध नहीं कर पाते तो इस प्रथा को हटा भी नहीं पाते। सिद्ध किया कि ये जो प्राचीन ग्रंथ हैं इनमें विधवाओं को जलाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी गई है और हम लोग जिनको जला रहे हैं जो गलत है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राममोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। राजा राममोहन राय की 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। फाइनली जो है राजा राममोहन राय का ये जो संगठन था, ये जो उनके विचारधारा थी वो सफल हुई और 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई, रोक लगा दी गई। राममोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे कि हम लोगों को प्रमाण के तौर पर क्या देंगे, प्रमाण के तौर पर उनको हम क्या दिखाएंगे। तो इसके लिए वो प्राचीन जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे उनका अध्ययन करते, फिर वहाँ से वो कुछ चीज़ें निकाल करके उनके सामने रखते कि देखिए इसमें ऐसा कहीं जिक्र नहीं है और आप लोग ऐसा कर रहे हो, जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ हैं, इन्हें हमें तुरंत बदलना चाहिए। अब यहाँ पे एक और पिक्चर आपके सामने है, आप देख सकते हैं कुंडों पर झूलने का त्यौहार। ये इधर क्या है, ये कुंडे लगे हुए हैं, इनमें ये कुंडे फंसे हुए हैं, इन पर झूला जा रहा है। क्या है, इन पर ये लोग झूल रहे हैं। इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर, क्या बात है, अपनी स्किन में अपनी खाल में कुंडा फंसा करके, कुंडा भेद करके अंदर, और फिर एक झूले पर लटक जाते थे।
19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना की, तो इस त्यौहार की खास तौर से आलोचना की गई थी कि ये कौन सा त्यौहार है, ये आपकी कौन सी मतलब भक्ति है कि अपनी स्किन में ही अपनी खाल को भेद करके और तुम लोग कुंडा फंसा करके इस पर झूल रहे हो, कष्ट सह रहे हो, है ना। इसकी उन्होंने भरपूर आलोचना की थी। आगे बढ़ते हैं और फिर और भी चीज़ों को समझेंगे। यहाँ से देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती आपके सामने हैं, चलिए समझिए। उदाहरण के तौर पर प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था कि प्राचीन ग्रंथों में ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है कि हम जो है ये जो विधवा विवाह है ये नहीं होना चाहिए। अंग्रेज सरकार ने उनका ये सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया। जाहिर सी बात भाई, वो विधवा विवाह का विरोध कर रहे हैं तो फिर विद्यासागर का भी विरोध करेंगे, और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार तक कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। किसने? वीरेशलिंगम पंतुलु ने। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया, और उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। पॉइंट नोट कीजिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन रॉय हैं। इतनी बात क्लियर होती है। यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती की फोटो है। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। नोट कर लीजिए, आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म को सुधारना। ठीक है, फिर क्या हुआ? इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे, जो रूढ़िवादी थे। अब यहाँ से लड़कियाँ स्कूल जाने लग गई। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की फ़ोटो आपके सामने है, आप इनके दर्शन कर सकते हैं। लड़कियाँ स्कूल जाने लगी, किस तरीके से स्कूल जाने लग गई, आइए समझते हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दिशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। अगर लड़कियाँ जिस दिन शिक्षित हो जाएंगी, एजुकेटेड हो जाएंगी, तो फिर उनकी जो दिशा है, जो कंडीशन है, जो दशा है, वो सुधारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। इस बात से लोगों को डर लग रहा था, भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। मान लीजिए चौराहे से गुजरेंगी, है ना, जहाँ नुक्कड़ पे 4, 6, 10 लोग बैठे होंगे, गांव से गुजरेंगी, इस रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते होंगे, तो इस तरीके से सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाती थी लड़कियाँ। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियाँ बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीख लिया। क्या आपको याद है कि पिछले साल की जो हमने पीछे पढ़ा था सामाजिक और राजनीतिक जीवन, हालांकि सामाजिक और राजनीतिक जीवन तो हमने नहीं पढ़ाया, कक्षा 7 में भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ऐसी महिलाओं में से थी, उसमें एक राक्षस सुंदरी देवी मिलेंगी हमको चैप्टर, जब हम लोग क्लास 7 की पॉलिटी पढ़ रहे होंगे। वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिपाती लौ में चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना सीखा था। उन्होंने 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज के द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए थे। कब की बात है? 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगीं।
उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। और इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर के कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। कुरान शरीफ की जो आयतें थी उनको उसके माध्यम से लोगों को प्रमाण दिया कि देखिए महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है, उन्हें पढ़ना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहन किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू जो है कामकाज संभालें, उसके बारे में पढ़ें। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक फ़ोटो है, नीचे आप देख सकते हैं। ये वाला जो फ़ोटो है ये हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं हैं, 1875 की ये तस्वीर है। ओके, 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आम तौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। लड़कियों की जो पढ़ाई लिखाई हो लड़कों से हल्की होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। लड़कियों को और लड़कों को समान शिक्षा दी जा रही थी, कोई कम ज़्यादा नहीं। चलिए, महिलाओं के बारे में महिलाएं भी अब यहाँ से लिखने लग गई थी, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल किसने खोला? भोपाल की बेगमों ने। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ओके, और वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी। क्या था? 1880 का जब दशक आया तो उस समय जो भारतीय महिलाएं थी वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक, कुछ टीचर बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने भी लगी थी, और जैसे कहानियाँ लिखना, नाटक लिखना, उपन्यास लिखना, ये सब चीज़ें। और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की एक किताब प्रकाशित की। कितनी बार स्त्री पुरुष तुलना वाला क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ देखेंगे SST के PYQ वहाँ स्त्री पुरुष तुलना किताब मिलेगी। किसने लिखी थी? ताराबाई शिंदे ने लिखी थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की गई थी। ये भी आप ध्यान रखें, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है स्त्री पुरुष तुलना में किस बात की चर्चा है। तो यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की गई है। पंडिता रमाबाई ये आपके सामने हैं। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। ऐसी महिलाएं जिनको ससुराल वाले परेशान करते थे, सास मारती पीटती थी, जो ऐसे बेचारे परेशानी झेल रही थी, उनको वहाँ पनाह दी जाती थी। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हो गए। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, यानी कि अंग्रेजी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी, पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर के चिंतित थे कि आखिर अब क्या होगा। ठीक है, महिलाएं हमारी सुनेंगी नहीं, इन सब चीज़ों का डर था। जैसा कि आप देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़ करके यहाँ पे एफर्ट कर रही थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले, महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार,
बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी कि हमको जो है वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, शिक्षा का अधिकार हमको मिलना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने राजनीतिक दबाव बना रही थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में भी हिस्सा लिया था। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। हमें स्वतंत्रता मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए, सबको अधिकार दिया जाएगा। परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। ऐसा जो है उन्होंने क्या कहा, उनको उनकी बात को सुना और उनको कह सकते हैं कि एक दिलासा दी उनको, ठीक है, और बात भी ठीक थी। फिर आता है बाल विवाह के विरुद्ध कानून। यहाँ पे एक फ़ोटो है, इसमें देख सकते हैं कि 8 साल की दुल्हन नहीं है, ये जो है ये 8 साल की दुल्हन है। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है और यहाँ पे जो है आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महिला संगठनों के विकास और इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी के लिए कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया? 1929 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? 1929 में। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। कोई बड़ी बड़े संघर्ष नहीं हुए और बहस नहीं हुई। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के, 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में ये उम्र बढ़ा करके 21 साल कर दी गई लड़कों की, 18 साल कर दी गई लड़कियों की। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। अब हम पढ़ते हैं जाति और समाज सुधार की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और चैप्टर भी लंबा होगा। जाति और समाज सुधार की बात करते हैं। देखिए, हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राजा राममोहन रॉय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था। प्रार्थना समाज किसका समर्थक था? भक्ति परंपरा का, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंकना। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। परमहंस मंडली का गठन कब किया गया? 1840 में। कहाँ किया गया? बंबई में। किसके लिए किया गया? जाति उन्मूलन के लिए किया गया। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। परमहंस मंडली अक्सर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पाया जा सके। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे और इस प्रकार हुआ क्या, इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे लोग, बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर के भी जा रहे थे। नए कारखानों, नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। तो यहाँ पे इमेजिनेशन कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियाँ बनाई जानी थी, सड़कें बिछ रही थी, है ना, और इमारतों का निर्माण हो रहा था। ये सब काम चल रहे थे। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे शहरों को साफ़ किया जाना भी था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वाले, ईंट बनाने वाले, सफाई कर्मी, पालकी ढोने वाले, रिक्शा खींचने वाले, है ना, और इन सब की ज़रूरत थी। ये श्रम कहाँ से आया, ये काम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांव, छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे और जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में बहुत सारे निम्न जातियों के लोग थे। जो निम्न जाति के लोग थे वो शहर जा रहे थे काम की तलाश में।
कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने चले गए। कहाँ? बागानों में काम करने चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को ये गांव में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। गांव में रहेंगे तो ये जो स्वर्ण जाति के हैं, जो जमींदार हैं, हम पर अपना कब्जा बनाए रखते हैं, हमें अपना गुलाम बना करके रखते हैं, तो इनसे कम से कम इन सब चीज़ों से तो उनको छुटकारा मिल जाता था। दूसरी जगह काम भले ज़्यादा है, लेकिन इतना गुलाम बन करके नहीं रहते थे वो लोग। एक कुली जहाज 19वीं शताब्दी का है। जॉन एलन नामक इस कुली जहाज़ के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था, जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जातियों के होते थे। इतनी बात कर होती है, अब आगे बढ़ेंगे। जूते कौन बना सकता था? तो यहाँ पे जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग हैं। 19वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश का यह चित्र है। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। कहाँ की है ये? मदिगा जो है अछूत जाति कहाँ की है? मध्य प्रदेश में। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियाँ सीने में माहिर थे, मदिगा जाति के लोग। ओके, चलिए। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता भीमराव अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। ठीक है, और आगे अगर बात करें तो यहाँ पे फिर एक पिक्चर आपके सामने है। देखिए, बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने कहा, बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 की बात है, अछूत लोगों को स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठ कर के सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित न कर सकें जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। पिक्चर आपके सामने है। गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर के ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर स्वर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे, उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम किया करते थे। एक तरीके से कह सकते हैं गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। अब यहाँ से हम समानता और न्याय की मांग करेंगे। चलिए, समानता और न्याय की मांग है। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। नोट कर लीजिए तुरंत, सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी मध्य भारत में, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच में काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा और उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का भी विरोध किया कि जो है ये जो जाति एक किसी जाति को ऊंचा मानते हो, किसी को नीचा मानते हो, इस बेस पे लोगों के बीच जो भेदभाव है इसका उन्होंने विरोध किया। उनके अकॉर्डिंग सारी मानवता की एक ही जाति है, अगर मानव हैं तो हम सब एक समान हैं, ना कोई ऊंचा है ना नीचा है। उनका एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था, ओरू जाति ओरू मतम ओरू दैवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर है। ठीक है, इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और गैर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में ऐसी जातियां जो दूसरों के अधीन थी, अधिकार में थी, तो ऐसी जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया, क्योंकि जब तक स्वाभिमान का भाव पैदा नहीं होगा तब तक सामने वाले के सामने आप लड़ने को तैयार नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे, गुलामगिरी की बात करेंगे। यहाँ से देखिएगा, गुलामगिरी से रिलेटेड कितनी ही बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न जाति नेताओं ने क्या किया, देखिएगा,
निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा राव फुले सबसे मुखर नेताओं में से थे। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा निम्न जाति नेताओं में कौन से नेता सबसे मुखर नेताओं में से थे, तो वह थे ज्योतिराव फुले। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों के द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। जो ईसाई प्रचारक थे उनके द्वारा जो स्कूल खोले गए थे उनमें ज्योतिराव फुले शिक्षा पाए थे। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज, यानी ऐसा समाज जो जातियों पर आधारित था, उसमें फैले अन्याय के बारे में अपने विचार उन्होंने व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फुले के अकॉर्डिंग ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। फुले के अकॉर्डिंग ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। ये धरती यहाँ के देशी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है। ऊंची जातियों का इन पर कोई अधिकार नहीं है, ऐसा उनका स्टेटमेंट था। अब ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट आपसे पूछ लेगा किसका है, तो ये फुले का है, ज्योतिराव फुले का है। पिक्चर यहाँ पे आप ज्योतिराव फुले की देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो फुले ने दावा किया कि आर्यों के, देखिएगा, फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे, मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों यानी कि श्रमिक जातियों और अतिशूद्रों अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए, कि हमारे प्रति आपका ये जो भेदभाव है खत्म होना चाहिए। फुले के द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई गई। अब ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट है, सत्यशोधक समाज संगठन किसने स्थापित किया था, तो ये ज्योतिराव फुले के द्वारा स्थापित है। इतना ध्यान रखिएगा। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। 1873 में फुले ने गुलामगिरी यानी गुलामी नामक एक किताब लिखी थी। किसने? गुलामगिरी नामक किताब किसने लिखी? ज्योतिराव फुले ने। ठीक है, चलिए। और इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है, फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का ये आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में भीमराव अंबेडकर और दक्षिण में E.V. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में क्या रहा? चलता रहा। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम भी इंसान हैं। 1927 में अंबेडकर ने कहा था हम भी इंसान हैं। अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरफ हम भी इंसान हैं। हम भी तालाब पर जाकर नहाएंगे। हिंदू समाज का 2 मुख्य सिद्धांतों समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अब बात आती है मंदिरों की, कि मंदिरों में कौन जा सकता था। यहाँ पे एक मंदिर है, ये मंदिर आप देख पा रहे हैं। ये जो मंदिर है मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वार टॉमस डेनियल के द्वारा बनाए गए चित्र 1792 का है। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी फटकने नहीं दिया जा सकता था। आप जो अछूत लोग थे वो इन मंदिरों के आसपास भी नहीं जा सकते थे। मंदिर में भाई कौन जा सकता था? अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। जैसा मैंने आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया है कि कैसे अंबेडकर जो है स्टेशन पर आए थे, फिर इनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया था, इनको घर नहीं छोड़ा गया है ना, ये कैसे वहाँ काफ़ी लेट तक रुके रहे।
स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने के लिए फेलोशिप मिल गई। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा है। उन्होंने सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। मंदिर प्रवेश आंदोलन की हमको भी मंदिर में प्रवेश दिया जाए, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 35 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए थे। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। आगे बढ़ेंगे, गैर ब्राह्मण आंदोलन की बात करेंगे। धीरे धीरे क्लास आपकी एंड होने वाली है। यहाँ पे जो एक पिक्चर है वो है ई.वी. रामास्वामी नायकर की। ठीक है, चलिए समझिए गैर ब्राह्मण आंदोलन को। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देशी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ई.वी. रामास्वामी नायकर। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? पेरियार के नाम से ई.वी. रामास्वामी नायकर प्रसिद्ध हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने। कौन? पेरियार। परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों के द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम हुआ है, ऊंची जाति के इधर बैठेंगे, नीची जाति के इधर बैठेंगे, अछूत इधर बैठेंगे, तो वो हताश होकर के पार्टी छोड़ करके चले आए। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार के समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा, उनकी लड़ाई को दूसरा नहीं लड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृत के असली वाहक अछूत ही हैं जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं। इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी, कोई दूसरा उन्हें मुक्ति दिलाने नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। पेरियार, ठीक है, हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर पर मनु द्वारा रचित संगीता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई, इतनी आसानी से रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मलोचन की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं और भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच का जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और आज भी ये जारी हैं। तो इस तरीके से हमने इसको समझा। अब यहाँ से और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें समझिए। देखिए, सुधारों के लिए संगठित होना। सबसे पहले ब्रह्मो समाज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, केशव चंद्र सेना ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। ये संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। ठीक है, ब्रह्मो समाज किसके विरुद्ध था? ब्रह्मो समाज सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध था और इसके जो अनुयायी थे वो उपनिषदों में विश्वास रखते थे। ब्रह्मो समाज के अनुयायी किस में विश्वास रखते थे? उपनिषदों में। ठीक है, और ब्रह्मो समाज सभी प्रकार की मूर्ति पूजा बलि के विरुद्ध थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1830 में हुई थी। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था।
ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। डेरोजियो एवं यंग बंगाल की बात कर लेते हैं। डेरोजियो की फोटो आपके सामने है। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया, उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़े करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी अभियान चलाया था। आगे बढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद के बारे में। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये जो रामकृष्ण मिशन था ये किस पर जोर देता था, तो ये समाज सेवा, निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति पर जोर देता था। ओके। स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। ये किसने कही बात? ये न्यूयॉर्क हेराल्ड ने ऐसा विवरण दिया था इन्हें सुनने के बाद। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए और समझ लीजिए इनके बारे में थोड़ा सा। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उनका ये विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चारदीवारी से बाहर निकलने, राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया था विवेकानंद जी ने। इस आह्वान के द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें ये विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आएं। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में वह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए थे विवेकानंद जी। प्रार्थना समाज की बात कर लेते हैं। 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में, 1867 में। कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। तो इसने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। वेद समाज की बात कर लेते हैं। मद्रास, चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज की स्थापना कब हुई? तो 1864 में हुई। कहाँ हुई? मद्रास यानी कि चेन्नई में हुई। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है? वेद समाज किससे प्रेरित था? ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जाति भेदभाव को समाप्त करने, विधवा विवाह, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे कि ईश्वर एक होता है। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की थी। अलीगढ़ आंदोलन की अगर हम बात कर लें तो सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव भी रहा। यहाँ जो पिक्चर है वो सैयद अहमद खां की पिक्चर है। आइए एक पॉइंट और बचा है, सिंह सभा आंदोलन आपके सामने है, इसको समझ लीजिए। सिंह सभा आंदोलन को सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी
से मुक्ति कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। खालसा कॉलेज अमृतसर का ये है, 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं के द्वारा ये स्थापित किया गया था। खालसा कॉलेज अमृतसर की स्थापना 1892 में हुई थी। सिख सभा आंदोलन के नेताओं ने इसको स्थापित किया था। तो इस तरीके से चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। बड़ा चैप्टर था लेकिन बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर बचा है वो चैप्टर इससे भी दुगना है, बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको हम एक ही क्लास में कवर करेंगे, लेकिन वो चैप्टर इससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट चैप्टर रहेगा आपका हिस्ट्री का, फिर पॉलिटी बचेगी, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।